से वाबस्ता मेंबरान कौमी असम्बली का अव्वल रोज़ से ये मौक़िफ़ है कि जो अजनबी लोग ऐवान में बैठे हैं और चूँकि हमारी रिज़र्व सीट हमें डिनाई की जा रही है, जिनके साथ हमारी मजमूई तादाद ऐवान के अंदर 225 बनती है, और चूँकि ऐवान मुकम्मल नहीं है तो लिहाजा ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, जिस पे हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और PMLN के लीडर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जब आए तो एक तो चूँकि आप देख रहे हैं ये लोग मैंडेट चोर हैं और इसी चोरी से खाइफ हो के इनकी आवाज़ में न गनगरज हैं न ये कोई रेजिस्ट कर पा रहे हैं, खामोशी से दब के बैठे हैं। तो लिहाजा आज हमने इनको आईने में उनका चेहरा दिखाया और बूट इनके सामने लहराया। ज़िया-उल-हक की सरपरस्ती में ये ख़ानदान जो हैं सियासत में आया और अभी तक उनके आदात और खसाइल में वही चीज़ें हैं। आज भी हमने ऐवान में कहा कि ऐवान, जब स्पीकर ने ये कहा कि ऐवान जो हैं ये सबसे मुक़्तदर फोरम है, तो मैंने उस पर उठ के कहा कि काश ये मुक़्तदर वो था, क्योंकि जो लोग ऐवान में जेली तौर पे इलेक्ट होके आ सकते हैं और अजनबी हैं, MNA बन के बैठे हैं, जिन्होंने इनको बनाया है, इससे मुक़्तदर कोई नहीं हो सकते हैं। स्पीकर के इलेक्शन में और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वो जेली मैंडेट वोट डाल रहा है, पाकिस्तान के लिए अलमिया है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा ख़तरा कोई नहीं। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने हक़ पर मबनी बातें की हैं और ये बताए हैं कि मुल्क को किस जानिब हम ले जा रहे हैं। जब तक मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतें बशमूल PMLN पीपल पार्टी और तमाम वो पार्टियाँ जो आज ऐवान में हैं वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस न कर लें और कुरान करीम को दरमियान में रख के ये फ़ैसला न करें कि हम कर क्या रहे हैं और किसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। हमारा वाहिद, तमाम पार्टियों का वाहिद टारगेट जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद होनी चाहिए। आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है और ज़्यादा जोर इसी पे लगा हुआ है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा जेली मैंडेट चोरी कर लेती है। तो लिहाजा ये एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसका खाका महमूद खान अचकज़ई साहब ने पेश किया, इस पे बात होनी चाहिए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को सोचना चाहिए कि क्या हम मिल के इस मुल्क को सही मानों में जमहूरियत नहीं दे सकते हैं? क्या हम मिल के इस मुल्क को तमाम गैर सियासी अनासिर की असर व रसूख से पाक नहीं कर सकते हैं? हम लोगों को, जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका काम सियासत करना है, उन्हीं को ये काम करना चाहिए। अदालतों को इंसाफ से, फौज को अपनी जिम्मेदारियों के साथ, हर एक अपने रिलीम में रह के अपने फ़राइज़ अंजाम दें। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज़ बरोज़ जो है ख़तरनाक बनता जा रहा है। इमरान खान जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडर्स, उनकी अहलिया, ख़वातीन पाबंद सलासल हैं। पूरी कौम को पता चल गया है कि किस तरह फाशिज़म पर मबनी अदालती निज़ाम के ज़रिए उनको सज़ाएँ दी जा रही है। और एक हफ्ते में 3 सज़ाएँ, और अभी फिर जो हैं अलकादर ट्रस्ट केस में नया केस मोमेंटम पकड़ता जा रहा है, ताकि यहाँ से अगर रिहाई हो तो नए सज़ा का फ़ैसला तैयार रहे। लिहाजा अदालतों के नोक पलक दुरुस्त करनी है, सिस्टम को ओवरऑल करना है, ऐवान को, सियासत को नॉन एक्टर के असर रसूख से पाक करना है। इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल पिन्हा है, इसी में जमहूरियत की आबियारी होनी है, इसी में जो है पाकिस्तान का तनाक मुस्तकबिल पोशीदा है। बहुत पार्लियामेंट का आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाला इंतखाबी मराहल मुकम्मल हो गया, कल कायदे ऐवान का भी यकीनन हो जाएगा, तो क्या ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर कुछ कानूनी साजी में भी आप हिस्सा लेंगे? नंबर 1, क्या
قانون سازی میں بھی آپ کو حصہ لیں گے جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے؟ اور دوسرا ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ آج آپ نے جوتا لہرایا ہے، وہ جوتا میسج کیا؟ وہ جوتا جو تھا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا. یہ جوتا نہیں تھا، یہ اس جوتے کی پیداوار ہیں جو ضیاء الحق پہنا کرتا تھا اور جس کے طفیل یہ وزیر اعلیٰ بنا 85 میں اور آج تک پاکستان کی سیاست میں ہے. تو لہٰذا ان کو اصل مقام دکھا رہا تھا. میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں، ایوان میں حلف اٹھا رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے، اب ملک پہ تو رحم کر لو. تھوڑا سا ضمیر ہوتا تو کہہ دیتے کہ نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں فی الشدہ مینڈیٹ کے ساتھ ایوان کا ممبر بنوں. تو ان کا حق بنتا ہے جوتا دکھانے کا. نہیں، انڈیا میں ختم ہو گیا ہے، بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے، چائنا میں نہیں ہے، نیپال میں نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے. کہاں پر ہیں؟ ایران میں نہیں ہے. چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما دیں. تو لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے. اچھا مولانا صاحب، یہ بتا دیجیے، آپ نے بات کی کہ گورننس کانفرنس ہونی چاہیے، تمام تر سیاسی جماعتوں بشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باقی جماعتوں کی بات ہونی چاہیے. چیئرمین ترکن صاحب جو ہیں بانی چیئرمین، انہوں نے بولا ہے کہ ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی، مسلم لیگ نون سے بات نہیں ہو سکتی. کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ ہم نے ملک کے وسیع مستقبل کے لیے ایک ڈھانچہ مرتب کرنا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر سے، یہ عفریت ہیں، بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دوچار ہیں. اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبھیر گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں، ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو ایکنالج نہیں کرے گی، دنیا احترام نہیں دے گی، ایوان کے اندر یہ دینگا مشتی جاری رہے گی. تو لہٰذا جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی، نہ معیشت کا پہیہ درست ہونا ہے، نہ ملک میں پولرائزیشن ختم ہونی ہے، نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں جو روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے، ان کا خاتمہ ممکن ہے. ایک کمنٹ، مجھے قانونی پوائنٹ چاہیے کہ آپ ظاہر ہے سینئر لائر بھی رہے ہیں، جج بھی رہے ہیں، بغیر کورم پورا ہوئے، بغیر ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کی خواتین کے ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات ہو گئے، اسپیکر کے ہو گئے، اسی طرح امید کی جاری وزیر اعظم کا بھی ہو جائے گا، یہ آئینی اعتبار سے معاملہ کیسا ہے؟ ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ ہمارے ریزسٹنس، ہمارے احتجاج کے باوجود اسپیکر نے اس پہ کوئی رولنگ نہیں دی، اور جو لوگ اس ووٹ کے عمل سے رہ گئے ہیں ان کا حق تھا ایوان کا ممبر بننے کی وساطت سے کہ وہ بھی اس پروسیس میں ووٹ ڈالتے. لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم سے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، تو یہاں بھی انہوں نے، الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہماری ریزرو سیٹوں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے. اسپیکر کو چاہیے تھا اس کو مؤخر کرتے، لیکن ان کو جلدی ہے حکومت سازی کی. ان کو اندیشے ہیں کہ کوئی نیا کڑاگ جو ہے نہ نکل آئے، کوئی اور پارٹی جو ہیں کہیں اور سے کوئی پینترے نہ چل دے. تو لہٰذا اپنے خوف کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جلدی پڑی ہوئی ہے. کل کے احتجاج کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ کل احتجاج، کل شاید بارش متوقع ہیں، تو بارش کے باوجود لیاقت باغ میں وہاں عوام کو میری اپیل ہے کہ لیاقت باغ آئیں، پنڈی کے عوام اور تمام فیملی سے، وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے مری روڈ کے راستے سے ہم ایکسپریس وے سے ہوتی ہوئی سیدھا ہم اسلام آباد پریس کلب آئیں گے. پہلے ہمارا پروگرام تھا F9 پارک جانے کا، جو اب ہم نے سیدھا ایکسپریس وے سے ہم آئیں گے اسلام آباد پریس کلب. اسلام آباد اور پنڈی کے باسیوں سے، خواتین سے، تمام یوتھ سے، بزرگوں سے، سب سے التجا ہے. 11 بجے ہم ہوں گے لیاقت باغ میں اکٹھے، اور انشاءاللہ 4 بجے تک یہاں پہ پہنچیں گے. اسلام میں کامنٹ کرتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ 144 کا نفاذ ہے اور گزشتہ بار بھی آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس دفعہ بطور ممبر اسمبلی بھی گرفتاری ہو گئی؟ اس وقت بھی میں ممبر اسمبلی تھا، اور گرفتاری الف لینا
या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से। आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज़ गलत काम के खिलाफ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है। और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि 144 के तहत सिर्फ एक पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। जी, ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान अचकज़ई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती हैं कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हल निकालें। आप सीनियर जज भी रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शाहदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के खिलाफ 3MPO के तहत मुकदमा दर्ज किया था उन्होंने। जी, ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शाहदाना का भी वकील था और शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये जो सजाएं हुई हैं डीसी और एसएसपी को, मैं इस फाजिल जज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसी सजाएं बेदरेग होनी चाहिए, आईजीज़ को होनी चाहिए, डीआईजीज़ को होनी चाहिए, कमिश्नरों को होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। ये फैसला एक पैगाम है उन तमाम सरकारी अफसरान के लिए जिन्होंने सरकारी मनसब का नाजायज़ और बेदरेग इस्तेमाल किए। इंशाअल्लाह, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, एक एक के खिलाफ जिसने ज़ुल्म किया है, हम अदालतों में उनको ले जाएंगे, सू करेंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं और अगर ये लोग अपील में जाते हैं तो हम वहाँ इनके खिलाफ फाइट करेंगे। अगर पुलिस का रद्द-ए-अमल ये है तो ये एक नई तवीन अदालत हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने अगर ये रद्द-ए-अमल दिए हैं जो आपके अल्फाज हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अदालत की हुक्मदूली भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहैसियत इदारा सोचना चाहिए कि पुलिस क्यों कर इतनी जुर्रत कर रही हैं कि हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहब की तरफ से दिए गए एडजुडिकेशन, एक फैसले को वो यूं करार दे रहे हैं गोया जिनको उन्होंने कन्विक्ट किया है उनको गलत कन्विक्ट किया है। और अगर अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और उनको जेल नहीं भेजा गया है तो ये सरासर तवीन अदालत है और इस पर आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश होनी चाहिए।